Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and this is me, Muhammad Asif. Today I came up with a new topic, and the topic is chronic lymphocytic leukemia. Dear viewers, हमने leukemia और इसकी classification की थी कि what is leukemia and what are the various type of leukemias. तो उसमें हमने एक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकीमिया क्लासिफाई किया था. एक्यूट ल्यूकीमिया इज दैट टाइप ऑफ ल्यूकीमिया व्हेन द नंबर ऑफ ब्लास्ट इज मोर देन 20% अकॉर्डिंग टू WHO classification, and according to FAB classification, if there is more than 30% blast present in the bone marrow, so that leukemia is known as acute leukemia. While chronic leukemias are those leukemias in which the number of blast cells in the bone marrow is less than 20% according to WHO classification, while less than 30% according to FAB classification. तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक ल्यूकीमियास. फिर डिपेंड करते हैं कि लीनेज कौन सा है. तो अगर माइलॉइड लीनेज इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं कि माइलॉइड ल्यूकीमिया, लेकिन अगर लिम्फाइड लीनेज इन्वॉल्व है तो हम उसको कहते हैं लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. तो आज का टॉपिक है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया. अगर इस स्लाइड को हम देखें, ये एक पेरिफेरल स्मीयर का स्लाइड है. अगर इसको हम देखें तो इसमें मोस्टली हमें एक टाइप ऑफ सेल नजर आ रहे हैं, जैसे ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल. एक और टाइप का सेल भी इसमें है. अगर इसको हम देखें, ये सेल नहीं है, ये भी सेल नहीं है, ये भी सेल नहीं है, ये भी सेल नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर कट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा. सिर्फ और सिर्फ एक सेल है जो कि टूटा हुआ है. इसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस सेल. तो अगर हम माइक्रोस्कोप में ये पिक्चर देखें तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि इस इंडिविजुअल को लिम्फोप्रिपरेटिव डिसऑर्डर है. तो कुछ भी हो सकता है, लाइक वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, या अगर एक इन्फेंट है तो मोस्टली जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें लिम्फोसाइट ही हमें पेरिफेरल सर्कुलेशन में नजर आते हैं. न्यूट्रोफिल बहुत कम नजर आता है. लेकिन इस पिक्चर में अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट ही है. तो अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कुछ और बन जाता है. फिर ये इंडिविजुअल एक वायरल इन्फेक्शन का भी हो सकता है, या इसको टीबी भी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस. लेकिन इस टिपिकल पिक्चर के साथ कि इसमें लिम्फोसाइट जो कि मैच्योर लुकिंग लाइक हो, मैच्योर लुकिंग लाइक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इस लिम्फोसाइट का साइज इस आरबीसी के साइज के तकरीबन बराबर है. तो इसको हम कहते हैं मैच्योर लिम्फोसाइट. लेकिन इन लिम्फोसाइट के साथ साथ अगर इन सेल्स, ये सेल हमें नजर आते हैं तो फिर डायग्नोसिस इसकी डिफरेंट हो जाती है, और इसको हम कहते हैं क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया. व्हाट इज क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया? So chronic lymphocytic leukemia is a type of lymphoproliferative disorder. And what is lymphoproliferative disorder? Lymphoproliferative disorders होते हैं जिसमें लिम्फाइड सीरीज की प्रोलिफरेशन बढ़ जाती है और उनकी वजह से कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी इंडिविजुअल्स को हो जाता है. तो उसको हम कहते हैं lymphoproliferative disorders. Mean that disorder in which there is increased proliferation of lymphoid series, either B lymphocyte or T lymphocyte. So those disorders are collectively known as lymphoproliferative disorder. तो lymphoproliferative disorder फिर हम इसको दो में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 reactive lymphoproliferative disorder and नंबर 2 non-reactive or malignant. तो malignant disorders वो होते हैं जो कि although उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है और उसका कॉजेटिव एजेंट भी डिफरेंट है, लेकिन जो रिएक्टिव लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होते हैं उनका काजेज मोस्टली या तो वायरल इन्फेक्शन है या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से. तो अगर वो कॉजेटिव एजेंट हटा दी जाए, मीन्स कि वायरसेस या बैक्टीरिया वो ट्रीट हो जाए,
तो दोबारा इंडिविजुअल्स अपने नॉर्मल अकाउंट्स में आ जाते हैं, टीएलसी उसकी नॉर्मल आ जाती है। लेकिन मैलिग्नेंट जो लिम्फोप्रेपरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं मींस कि देयर इज सम म्यूटेशन अकर इन अ सेल एंड दैट सेल्स बिकम मैलिग्नेंट, और वो मोस्टली क्लोनल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो मैलिग्नेंट लिम्फोप्रेपरेटिव डिसऑर्डर्स या तो बी लिम्फोसाइट के हो सकते हैं या टी लिम्फोसाइट के हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक और प्रॉपर्टीज होती हैं कि दीज डिसऑर्डर्स आर क्लोनल डिसऑर्डर्स, मींस कि एक ही क्लोन ऑफ सेल्स become proliferated and become mutated and that clone of cells become malignant, ठीक है। और उस malignancy की वजह से या उस म्यूटेशन की वजह से सेल का काउंट बार बार आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इंक्रीज होता है, प्रोलिफरेट होता है। जबकि जो बैक्टीरिया या वायरसेस उनकी वजह से जो लिम्फोप्रेपरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें मल्टीपल क्लोन्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट में सिंगल क्लोन ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव एंड मैलिग्नेंट लिम्फोप्रेपरेटिव डिसऑर्डर। तो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ लिम्फोप्रेपरेटिव डिसऑर्डर which is clonal and malignant. So what are the common feature of lymphoproliferative disorder? तो lymphoproliferative disorders जो कि क्लोनल और malignant है, ये मोस्टली एल्डर इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करते हैं अबव 40 इयर्स ओल्ड, क्योंकि इसकी प्रोग्रेशन जो है वो स्लोली होती है और इसको हम कहते हैं कि दीज आर क्रोनिक बिकॉज इट टेक्स टाइम। सालों साल लगते हैं, 5 साल 10 साल, डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स वेरी करते हैं। एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस आर रिलेटेड टू कंप्रोमाइज्ड इम्यून एबिलिटी, मीन्स कि इसमें जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू प्रोड्यूस नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉर्मल फंक्शनल, मीन्स कि यहां पर जो लिम्फोसाइट होंगे दे विल बी इनकम्पिटेंट कि जो इन्फेक्शन है उसको ओवरकम कर सके। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनिक लिम्फोप्रेपरेटिव डिसऑर्डर। और जैसे हमने बात की कि इसको चूंकि क्रोनिक है तो इसलिए दिस डिजीज प्रोग्रेस स्लोली एंड इट विल टेक्स टाइम। तो व्हाट आर द कॉमन फीचर ऑफ लिम्फोप्रेपरेटिव डिसऑर्डर? नंबर 1, it will affect elder individuals. It is chronic because it progress very slowly, and mostly the immune system is incompetent. ठीक है। Now types of chronic lymphoid leukemias, ठीक है। तो इसमें 2 किस्म के हैं, एक है बी सेल्स और एक है टी सेल्स। जो लिम्फाइड सेल्स है वो 3 किस्म के हैं बेसिकली। नंबर 1 बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। लेकिन मोस्टली जो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमियाज हैं वो 2 किस्म के होते हैं, बी सेल और टी सेल। तो बी सेल में कौन कौन से हैं? नंबर 1 CLL क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, प्रो लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया PLL, हेरी सेल ल्यूकेमिया HCL एंड प्लाज्मा सेल ल्यूकेमिया। These disorders or these leukemias belong to B cells because these cells contain B cell markers, जबकि T cells large granular lymphocytic leukemia, T cells pro lymphocytic leukemia, adult T cells leukemia / lymphoma and Sézary syndrome. So these disorders are these leukemias as they contain T cell markers, so that's why they are divided into 2, number 1 B cells and number 2 T cells. Based on the marker they reside on their surface, so उसके बेस पे 2 किस्म के हैं। Now what is chronic lymphocytic leukemia? जो कि हमने कहा कि this is basically B cell leukemia. So chronic lymphocytic leukemia ये मोनोक्लोनल डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें एक ही जो क्लोन है बी लिम्फोसाइट का वो उसमें म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो लिम्फोसाइट है उसकी एक्युमुलेशन हो जाती है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में और बोन मेरो में भी। रिमेंबर बी लिम्फोसाइट जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि बी निकला है बोन मेरो से, क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट होते हैं इनकी प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन चूंकि बोन मेरो में होती है, इसलिए उसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले
जो बी लिम्फोसाइट या सीलेल है, इसमें बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा होगी और फिर वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि फंक्शनली इनकम्पिटेंट लिम्फोसाइट एक्युमुलेट हो जाएंगे बोन मैरो में भी और पेरिफेरल सर्कुलेशन में भी। अब फंक्शनली इनकॉम्पिटेंट क्यों? इसलिए कि चूंकि बी लिम्फोसाइट है एंड बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल to produce antibodies because these B lymphocytes then progress into plasma cells and plasma cell produce antibodies। लेकिन ये जो B lymphocytes होते हैं ये immunoglobulins बनाएंगे, लेकिन ये immunoglobulin functionally incompetent होंगे कि वो बैक्टीरिया को किल कर सके। तो चूंकि ये lymphocyte functional इसका नॉन फंक्शनल है, इसका जो अपना फंक्शन है, basically they lost their function, therefore we call it functionally incompetent lymphocytes। Now epidemiology of CLL। So CLL is the most common form of leukemia found in adults, ठीक है। और पीक इंसिडेंस 60 to 80 ईयर्स और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मोर देन 40 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स है उसमें क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया इवॉल्व होते हैं, चाहे वो सीमेल हो या चाहे क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया हो। इंसिडेंस इंक्रीज विद एज। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया अकाउंट फॉर अबाउट 25% ऑफ ऑल ल्यूकेमिया। So it means this is a most common form of leukemia which is found in adults. Now what are the clinical features of chronic lymphocytic leukemia? So number one, the most important in that there will be lymphadenopathy, जो कि 80 to 90% of individuals में lymphadenopathic होती है, generalized lymphadenopathy मतलब पूरी बॉडी में। फिर इसके बाद स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली। Although splenomegaly, spleen is one of the lymph node, one of the lymphoid organ, तो इसलिए इसमें भी स्प्लीनोमेगेली कॉमन है 30 to 54% ऑफ केसेस में। हेपेटोमेगेली 10 to 20% इंडिविजुअल्स में हेपेटोमेगेली होती है। अच्छा, पेटिकाई, पेलर, फीलिंग वेरी टायर्ड, ठीक है। तो पेलर, फीलिंग वेरी टायर्ड, ये तो एनीमिया की वजह से होता है, क्योंकि इन इंडिविजुअल्स में एनीमिया भी हो जाता है। जबकि पेटिकाई इस वजह से इन इंडिविजुअल्स में होती है क्योंकि इन इंडिविजुअल्स में चूंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है और प्लेटलेट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्लग हेमोरेजिक साइट। तो चूंकि प्लेटलेट होते नहीं है इसलिए ब्लीडिंग हो जाती है अंडर स्किन, जिसको हम कहते हैं पेटिकाई, जो कि जो पेपर पेन है उसके जो टिप है उसके साइज के बराबर ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं पेटिकाई। नाउ पेन और फुलनेस बिलो द रिब्स, क्योंकि स्प्लीनोमेगेली और हेपेटोमेगेली होती है इसलिए इंडिविजुअल एब्डोमिनल पेन इन लोगों में कॉमन है। फीवर एंड इन्फेक्शन, फीवर इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि these lymphocytes are incompetent to fight against bacteria, that's why usually इन्फेक्शन इंडिविजुअल्स में मोस्ट कॉमन होती हैं, जिसकी वजह से इन इंडिविजुअल्स में फीवर भी आ जाते हैं। वेट लॉस फॉर अननोन रीजन, सो दीज आर द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ chronic lymphocytic leukemia. Now what are the causes of chronic lymphocytic leukemia? तो causes chronic lymphocytic leukemia, जैसे हमने ल्यूकीमिया में एटियोलॉजी हमने पढ़ी थी ल्यूकीमिया की, कि मोस्टली जो ल्यूकीमियास हैं वो एक्वायर्ड कॉजेज है, फेमिलियल कॉजेज बहुत रेयर हैं इसमें। और जो कॉजेज ल्यूकीमिया के हैं वो सीएलएल के भी हैं, लाइक केमिकल में जैसे हमने पढ़ा था बेंजीन, इसी तरह ड्रग्स, इसी तरह वायरसेस, ठीक है। तो ऑल दीज कॉजेटिव एजेंट्स आर एटियोलॉजी ऑफ ल्यूकीमिया इज सिमिलर टू सीएलएल। लेकिन फर्क कहां पर आ जाता है दूसरे ल्यूकीमिया से, फिर ये डिफरेंट कैसे हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, कि इसमें जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज दूसरे ल्यूकीमिया से डिफरेंट होते हैं। लाइक सीमेल में चूंकि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है इसीलिए वो सीमेल बन जाता है, जबकि सीएलएल में क्या होता है, सीएलएल में जो मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटीज हैं वो डिलीशन ऑफ 13q14 साइट, ठीक है। जो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13 है उसकी डिलीशन हो जाती है। ट्राइसोमी 12, डिलीशन ऑफ 11q23, structure abnormalities of 17p involve the p53 gene, ठीक है, and 6q21 deletions। तो ये जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं
इनकी वजह से क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया इवॉल्व हो जाता है। लेकिन कॉजेटिव एजेंट अगेन वही सेम होंगे कि एक्वायर्ड है, और एक्वायर्ड में फिर केमिकल्स हैं, बेंजीन है, रेडिएशन है, ड्रग्स है। तो ऑल दीज काजेज बेसिकली काज this deletion of 13q or trisomy 12 or deletion of 11q23. So this is basically the etiology of chronic lymphocytic leukemia. Now what is the pathophysiology of chronic lymphocytic leukemia? तो डिपेंड करते हैं अगेन इन साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। जब ये साइटोक्रोम एबनॉर्मेलिटीज या साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज इवॉल्व हो जाती हैं तो इसकी वजह से जो लिम्फोसाइट हैं दे बिकम मैलिग्नेंट, लिम्फोसाइट बिकम मैलिग्नेंट एंड दे डू नॉट बिकम हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, मैलिग्नेंट हो जाते हैं, हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स नहीं बना पाते, जिसकी वजह से ये जो ल्यूकीमिक सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट, जो कि नॉर्मल लिम्फोसाइट नहीं है, एबनॉर्मल लिम्फोसाइट हैं, इसलिए ये लिम्फोसाइट इज अनेबल टू फाइट इन्फेक्शन। इसलिए इन इंडिविजुअल्स में इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। इसी तरह चूंकि लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन बोन मैरो में बहुत सी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं लाइक एरिथ्रोसाइट्स, लाइक मेगाकैरियोसाइट, वो सप्रेस हो जाते हैं, तो आरबीसी नहीं बन पाते, जिनकी वजह से पेरिफेरल सर्कुलेशन में हेमोग्लोबिन कम हो जाते हैं, पेशेंट्स को एनीमिया हो जाता है। मेगाकैरियोसाइट क्योंकि सप्रेस हो जाते हैं इसलिए नॉर्मल प्लेटेट काउंट नहीं बनते, पेरिफेरल सर्कुलेशन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। तो इन्फेक्शन का हो जाना या पेलर कलर का आ जाना या पेटिकाई का होना, ठीक है ना, या ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं, तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ दिस एबनॉर्मल लिम्फोसाइट इन द बोन मैरो and also in the peripheral circulation. That's why the normal red blood cells and normal platelet count become decrease, which lead to anemia and thrombocytopenia. एक और चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन इंडिविजुअल्स में कि देयर इज ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया एंड ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनियास टू। चूंकि हमने बात की कि these lymphocytes are incompetent lymphocyte, they produce antibodies, but these antibodies are unable to fight against infection. So sometime what happened कि ये lymphocyte अपने ही जो RBCs हैं या प्लेटलेट्स हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर मैलिग्नेंट। तो चूंकि ये अपने ही आरबीसीज और अपने ही प्लेटलेट के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया इन इंडिविजुअल्स में कॉमन है। ठीक है, नाउ स्टेजेस ऑफ सीएलएल, देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ सीएलएल, नंबर वन इज राय क्लासिफिकेशन एंड द अदर इज बिनेट क्लासिफिकेशन। दीज टू क्लासिफिकेशन बिलोंग टू क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और वो कौन से क्लासिफिकेशन हैं? नंबर वन स्टेजेस हैं, ये हैं modified dry staging of chronic lymphocytic leukemia। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये 5 स्टेजेस हैं। ये लिम्फोसाइट है, ये लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, प्लेटेट काउंट और फिर सर्वाइवल टाइम। तो लिम्फोसाइट स्टेज 0 में क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, जबकि लिम्फ नोड एनलार्ज नहीं होगा, न ही स्प्लीन एनलार्ज होगा, प्लेटेट काउंट नॉर्मल होंगे, सर्वाइवल टाइम 12.5 ईयर्स है। फिर स्टेज 1 में क्या है कि लिम्फोसाइट इंक्रीज है, लेकिन उसके साथ साथ लिम्फ नोड भी इंक्रीज हो जाता है, स्प्लीन एनलार्ज नहीं है, प्लेटेट काउंट नॉर्मल है और सर्वाइवल टाइम 8.5 है। फिर स्टेज 2 में क्या होता है कि लिम्फोसाइट प्लस लिम्फ नोड और प्लस स्प्लीन ये तीनों ये एनलार्ज हो जाते हैं, लिम्फ नोड भी और स्प्लीन भी। सर्वाइवल टाइम अगेन रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि सिविरिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। फिर लिम्फोसाइट इंक्रीज है, एनलार्ज है, स्प्लीन भी एनलार्ज है। ठीक है, अब यहां पर अगर इस दोनों को हम देखें तो दोनों सेम है, लेकिन यहां पर क्या है? सर्वाइवल टाइम डिक्रीज है। मीन इन पेशेंट्स की जो क्लिनिकल फीचर्स होती हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर की इंक्रीजमेंट की वजह से सर्वाइवल टाइम कम हो जाते हैं। तो बेस्ड ऑन सिविरिटी एंड क्लिनिकल फीचर्स। फिर इसके बाद स्टेज 4 में इंक्रीज प्लेटेट काउंट डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइवल टाइम और भी डिक्रीज हो जाती है। तो
मॉडिफाइड रे क्लासिफिकेशन में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स थी इसमें कि इसमें इन्होंने इनको कंसिडर नहीं किया, जबकि यहां पर इन्होंने इसको कंसिडर किए हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट काउंट के डिक्रीज की वजह से इन्होंने सर्वाइवल टाइम को 1.5 किया है, मीन्स कि ये स्टेज एक्स्ट्रा है ये वाला। लेकिन चूंकि उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स पे भी, तो इसलिए इन्होंने इसको इग्नोर की है। फिर एक और है बिनेट क्लासिफिकेशन में। बिनेट क्लासिफिकेशन में ए, बी और सी स्टेजेस हैं, ठीक है ना। ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, हेमोग्लोबिन है और प्लेटलेट काउंट, इन चीजों के बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन की है। तो स्टेज ए जो कि 50 to 60% केसेस में आता है, और उसमें क्या है 0, 1 और 2 एरियाज इन्वॉल्व। किस चीज का? लिम्फ नोड्स के। लिम्फ नोड 1 या 2 अगर इन्वॉल्व हैं, हेमोग्लोबिन नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, तो ये स्टेज ए कंसिडर किया जाएगा। स्टेज बी में क्या है कि 3, 4 और 5 एरियाज जो लिम्फ नोड है वो इंक्रीज है, चाहे सर्वाइकल है या एक्सिलरी है या इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है, कोई भी साइड के लिम्फ नोड्स हो, अगर वो इनलार्ज है लेकिन 3 या 4 या 5, और उसके साथ साथ हेमोग्लोबिन मोर देन 10 ग्राम पर डीएल है और प्लेटलेट भी मोर देन 1 लाख है, ठीक है, ये 1 लाख शो कर रही है हमें। तो अगर ये कंडीशन है इंडिविजुअल्स की, तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे बी स्टेज में। सी स्टेज इज अगेन सिवियर फॉर्म। इसमें इनको कंसिडर नहीं किया जाता। इन चीजों को देखते हैं कि अगर प्लेटलेट काउंट और एचबी डिक्रीज है, मींस कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और अनीमिया है इंडिविजुअल्स को, तो ये सिवियर स्टेज होगा सीएलएल का। तो इन्होंने अगेन ए, बी और सी, ठीक है, ऑर्गन एनलार्जमेंट, हेमोग्लोबिन और प्लेटलेट के काउंट पे। तो अगर अनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो ये जो इंडिविजुअल्स होंगे इनको हम स्टेज 3 कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू बिनेट क्लासिफिकेशन। एक और चीज है रिफ्रैक्टरी क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो रिफ्रैक्टरी क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया वो ल्यूकीमियाज हैं, सीएलएल है, जो कि ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रही, मींस कि पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है लेकिन ट्रीटमेंट से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। Now lab investigation, again complete blood count, bone marrow, immune phenotyping and cytogenetics are basically involved for the used for the diagnosis of chronic lymphocytic leukemia. तो सबसे पहले complete blood count इन इंडिविजुअल्स के HbA डिक्रीज या नॉर्मल हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन जो कि हमने स्टेजेस पढ़े। TLC यूजुअली इंक्रीज होती है इंडिविजुअल्स की, ठीक है, 50 से 2 लाख, 2 लाख से भी अबव हो सकते हैं इंडिविजुअल्स का, वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है इंडिविजुअल्स में। पेरिफेरल स्मीयर को अगर हम देखें तो पेरिफेरल स्मीयर, ये पेरिफेरल स्मीयर है। तो जैसे हमने कहा है शुरू में, ये सेल्स और ये सेल्स ये डिफरेंट है। अगर इस सेल को हम देखें तो इसमें क्लियर कट साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है और ये न्यूक्लियस है, और इसका साइज तकरीबन आरबीसी के साइज के बराबर है। तो इसको हम कहते हैं मैच्योर लुकिंग लाइक लिम्फोसाइट, बट एक्चुअली दीज आर नॉट मैच्योर लिम्फोसाइट, दीज आर इमैच्योर लिम्फोसाइट। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल मैच्योर की तरह दिख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको वर्ड यूज करते हैं मैच्योर लुकिंग लाइक लिम्फोसाइट। और इसको हम कहते हैं स्मज सेल या बास्केट सेल या स्मीयर सेल भी हम इसको कहते हैं। आल्दो कि ये सेल नहीं है, ये लिम्फोसाइट हैं, लेकिन स्लाइड प्रिपरेशन के दौरान ये टूट जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं बास्केट सेल या स्मीयर सेल या स्मज सेल, ठीक है ना। तीनों टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज होती है। तो अगर पेरिफेरल स्मीयर में मैच्योर लुकिंग लाइक लिम्फोसाइट नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ स्मज सेल नजर आ रहे हैं, पेशेंट भी एल्डर पेशेंट हैं, तो दिस इज बेसिकली अ केस ऑफ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। बोन मैरो में लिम्फोसाइट इंक्रीज होंगे, ठीक है, जबकि मेगाकैरियोसाइट चूंकि लिम्फोसाइट इंक्रीज है तो पूरी की पूरी जो स्पेस ऑक्युपाई कर जाती है लिम्फोसाइट, इसलिए मेगाकैरियोसाइट डिक्रीज होंगे। माइलाइट प्रिकर्सर सेल्स भी डिक्रीज होंगे, एरिथ्राइट प्रिकर्सर सेल्स भी डिक्रीज होंगे। सारे के सारे जो बोन मैरो हैं, बेसिकली द स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय दीज लिम्फ नोड। अब
बोन मेरो में हमें दो किस्म के पैटर्न क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में मिलते हैं। अगर इसको हम देखें तो दिस इज बेसिकली अ सेलुलर पार्ट ऑफ बोन मेरो। ये हरी स्पेस जो नजर आ रही हैं वाइट, दीज आर वाइट स्पेसेस, ठीक है। इसमें सेल्स नहीं है, जबकि जो रेड नजर आ रहे हैं दीज आर सेलुलर पार्ट। तो यहां पर ये एक नजर आ रहे पैटर्न नजर आ रहे, ये एक पैटर्न नजर आ रहे, एक ये मीन्स कि यहां पर ये गुच्छों के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं नोडुलर पैटर्न ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ CLL कि लिम्फोसाइट जो है उन्होंने नोड्स के फॉर्म में ये ऑक्युपाई हुए हैं, गुच्छों के फॉर्म में, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर इसको हम देखें तो इसमें हमें नोडुल्स नजर नहीं आते, बल्कि जितना भी लिम्फोसाइट है वो इक्वली स्प्रेड है। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूज पैटर्न, इसको हम कहते हैं नोडुलर पैटर्न। ये और ये नोडुलर पैटर्न है। जब यहां पर नोडुल्स नहीं है, यहां पर लिम्फोसाइट इक्वली स्प्रेड है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिफ्यूज पैटर्न इन CLL। नाउ इम्यून फिनोटाइपिंग या फ्लो साइटोमेट्री अगर हम परफॉर्म करें तो इन पेशेंट्स में CD मार्कर्स CD19, CD5, CD23 ये पॉजिटिव होंगे, जबकि CD79B ये नेगेटिव है, FMC7 ये नेगेटिव है। तो जब हम फ्लो साइटोमेट्री परफॉर्म करते हैं तो ये तीनों अगर पॉजिटिव हैं तो दिस इज अ केस ऑफ CLL, chronic lymphocytic leukemia. This is cytogenic abnormalities which we have discussed, the deletion of 13q trisomy 12 या deletion 11q23 और इसी तरह 17p structure abnormality जो कि 53 जीन में abnormality है। फ्लो साइटोमेट्री उसका हमने जिक्र किया इम्यून फिनोटाइपिंग में। नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के जो बाकी हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट कहते हैं, जिसमें CLL है, P प्रो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, हेरी सेल ल्यूकीमिया है, फुलिकर लिम्फोमा है एंड मेंटल सेल लिम्फोमा। तो इनसे अब हम CLL को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ मार्कर्स, ये साइटोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबुलिन या सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन, CD मार्कर 5, CD22, CD मार्कर 23, CD मार्कर 79B एंड CD मार्कर 103। अब हम देखते हैं कि CLL में कौन कौन से मार्कर पॉजिटिव हैं और इसको हम दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबुलिन सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन इज वीकली पॉजिटिव इन केस ऑफ क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, जबकि PLL यानी प्रो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, हेरी सेल ल्यूकीमिया, फुलिकर लिम्फोमा एंड मेंटल सेल लिम्फोमा इसमें पॉजिटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है या वीक एक्सप्रेशन है तो ये केस होगा CLL का। इसी तरह CD मार्कर 5 को अगर हम देखें तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो CD मार्कर 5 के बेस पे हम PLL, HCL और FL से फुलिकर लिम्फोमा से हम इसको CD मार्कर के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। CD मार्कर 22 एंड FMC7 CLL में नेगेटिव है, जबकि बाकियों में अगर हम देखें तो इसमें पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव ये दूसरों से हम इस बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। CD मार्कर 23 अगेन इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव। तो CD मार्कर 5 और CD मार्कर 23 इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, तो ये CLL का पेशेंट होता है। इसी तरह ये मार्कर को अगर हम इस मार्कर को देख देंगे 103, तो दिस मार्कर इज ओनली स्पेसिफिक फॉर हेरी सेल ल्यूकीमिया। CD मार्कर 103 स्पेसिफिक फॉर हेरी सेल ल्यूकीमिया, ये इसमें पॉजिटिव है। तो अगर एक इंडिविजुअल है उसमें CD मार्कर 103 पॉजिटिव है तो दिस विल बी द केस ऑफ हेरी सेल ल्यूकीमिया। और हेरी सेल ल्यूकीमिया के जो लिम्फोसाइट होते हैं उनके प्रोजेक्शन होती हैं, जो सरफेस है उनसे
स्पिंडल लाइक प्रोजेक्शन हमें नजर आती हैं और इसलिए हम इसको कहते हैं हेयरी सेल ल्यूकीमिया। दिस इज ऑल अबाउट chronic lymphocytic leukemia. Please like this video. Thank you so much.